सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री की मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्योंकि ये चैप्टर डिटेल में हम पूरा कवर कर चुके हैं, रह गई है तो सिर्फ मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या देखने वाले हैं 3D ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको ये बताना है कि ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ये शो करना है। तो देखिए, हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड एक रिलेशन है, उससे हम शो कर सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, सो यहां लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या है अपना 0 0 0 एंड जो पॉइंट अपने को दिया है 2 1 1। देखो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 2 - 0 2 1 - 0 1 1 - 0 1, तो आ गया डायरेक्शन रेशियो। तो यहां पर अपना ये आ गया A1 2 B1 1 और C1 भी आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। सो यहां अपन लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, कौन कौन से पॉइंट है अपना, ये है 3 5 -1 एंड 4 3 -1। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहां पर अपने को A2 मिलेगा। A2 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर आ जाएगा 4 - 3, सो ये हो जाएगा 1। B2 की बात करते हैं, सो ये हो जाएगा 3 - 5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। राइट, अब C2 फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 -1 तो -1 + 1 हो जाएगा 0, तो ये काम खत्म, ये आ गया 0। अब देखिए, हमको ये चीज पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं मतलब क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है मतलब आपकी ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, हम शो कर देंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन रिलेशन क्या है अपने पास, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दें कि ये रहा A1 ये रहा A2, तो 2 1 जार यहाँ क्या आ जाएगा 2। राइट, फिर B1 B2 तो -2 × 1 -2, तो ये आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, फिर C1 C2 तो आप देख रहे हैं C1 है 1 C2 है 0, तो 1 × 0 ये आ गया 0। तो ये आ जाएगा 2 - 2, ये भी आ गया 0। सो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू आ गया 0 और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया कि दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। देखिए, यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि दो लाइन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए, क्या दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं, जो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। अब हमको बोला क्या जा रहा है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइन्स आर दिस। अच्छा देखिए, हमको सिंपल सी बात बोली जा रही है कि एक लाइन आपकी L1 है, दूसरी लाइन आपकी L2 है। राइट, अब इन दोनों पर जो भी परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो ये होंगे, ये अपने को शो, रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे, ये अपने को शो करना है। तो सबसे पहली चीज तो कि हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर इस तरीके से आपकी लाइन L1 है, इस तरह से आपकी लाइन, या फिर मान लीजिए ये आपका वेक्टर A है और ये आपका वेक्टर B है और ये दोनों ही अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। राइट, आपको मिल जाएगा इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर। राइट, ठीक है, सो यहां पर हम यही करेंगे। ये जो L1 M1 N1 है, ठीक है, इससे हमको एक
वेक्टर मिल जाएगा, L2 M2 N2 ऐसे एक वेक्टर मिल जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया अपना, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा है, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1, जो लाइन L1 हमने सपोज कर लिया कि पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, ठीक है। तो लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं ये हो गए अपने L1 M1 और N1, ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो अपनी दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2, तो लाइन L2 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L2 M2 N2, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज का आप ध्यान दीजिए, जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये क्या होता है अपना A/√A² प्लस B² प्लस C², यही होता है। M1 क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 1 लगा दीजिए आप सभी जगह, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका B1/√A1² प्लस B1² प्लस C1², ठीक है। और N1 क्या हो जाएगा अपना C1/√A1² प्लस B1² प्लस C1², राइट, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ की अगर आप बात करो तो ये क्या हो जाएगा A2/√A2² प्लस B2² प्लस C2², यहाँ पर हो जाएगा A2/2 B2² C2², और यहाँ पर हो जाएगा C2/√A2² B2² C2², राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है अपने पास डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, इसको मैं हटा देती हूँ, मैंने आपको लिख के बता दिया ताकि आपको एक बार का थोड़ा बहुत ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ये, ठीक है। अब हमको ये बोला जा रहा है कि अगर इससे आप वेक्टर बनाते हो, यहां से अपने को एक वेक्टर मिलेगा, जो भी वेक्टर मिलेगा, मान लो ये वेक्टर A है, तो जो भी वेक्टर मिलेगा वो अपने को यूनिट वेक्टर ही मिलेगा। अगर हम L1I लिखते हैं, ठीक है, M1J लिखते हैं और N1K लिखते हैं, ऐसा क्यों? देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आपको वेक्टर मिलेगा वहां से आपको जो भी मिलेंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर के। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूं, तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसको ब्रेक करके लिखें तो ब्रेक करके लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना ऑब्वियसली जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इसको आप लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखो A/A1/√A1² प्लस B1² प्लस C1², ठीक है। और ये I कैप, ये क्या हो जाएगा B1J/√A1² प्लस B1² प्लस C1², राइट। और ये हो जाएगा आपका C1K/√A1² प्लस B1² प्लस C1², ठीक है। और ओवरऑल अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, AI कैप प्लस BJ प्लस CK/√A² प्लस B² प्लस C², A1², सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो आप खुद क्लियर देख पा रहे हैं कि ये जो भी वेक्टर रहेगा ये आपका यूनिट वेक्टर रहेगा। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म कोसाइंस दिए हैं, अगर उनसे अपन वेक्टर बनाते हैं तो उनसे यहाँ पर अपने को जो भी वेक्टर मिलेगा वो क्या है अपना यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वो भी एक यूनिट वेक्टर ही रहेगा परपेंडिकुलर वेक्टर का। सो यहाँ पर अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था कि यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने ये समझा है कि मैंने ये क्यों लिखा है, ये कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें अपन किसकी, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, अगर ये B1 वेक्टर है, इससे अपने को B1 वेक्टर मिल रहा है या B वेक्टर मिल रहा है, ये A वेक्टर ये B वेक्टर, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा, तो अपन ने इसको लिख दिया B कैप, राइट। सो ये हो जाएगा आपका L2I कैप, ठीक है, M2J कैप प्लस N2K कैप, ठीक है। इससे भी जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर ही रहेगा, और इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो भी आपको एक यूनिट वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। मतलब उसमें जो भी I, J और K के कोफिशिएंट रहेंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे, ठीक है। बस ये चीज समझानी थी मुझे, ठीक है। सो यहां पर अगर आप करते हो ये सो अगर आप यहां पर करते हो A कैप क्रॉस B कैप,
देखो है तो ये भी वेक्टर ही, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, यहाँ पर आ जाएगा के कैप, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा L1 M1 N1, यहाँ L2, यहाँ M2, यहाँ N2। और ये तो आपको सॉल्व करते आता ही है तो कर लेंगे फटाफट से। तो ये आ जाएगा ए कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो आप ये गया तो ये आ जाएगा M1 एंड M2 M1 N2 M2 N1, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो M1 N2 माइनस M2 N1 और ये आ जाएगा आई कैप, राइट, माइनस। अब जे की बात करते हैं तो ये गया L1 N2 L2 N1, राइट। सो ये हो जाएगा L1 N2 माइनस L2 N1 जे कैप, ओके, ठीक है, प्लस अब के कैप। सो ये गया L1 M2 L2 M1, ठीक है। सो ये हो जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1 के कैप। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे क्योंकि देखो इस माइनस का और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना काम और आसान हो जाएगा। सो ये हो जाएगा देखो आपका M1 M2 माइनस M2 N1 आई कैप और माइनस अंदर चले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस L2 N1 माइनस L1 N2 जे कैप प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 के कैप, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आया है ऑब्वियसली ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है दोनों वेक्टर का, ठीक है, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस अपने को दिए थे। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए थे लाइन L1 के, ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए थे लाइन L2 के। इनसे हमने क्या किया, एक वेक्टर फॉर्म किया, इनसे हमको मिला एक वेक्टर A, इनसे मिला हमको वेक्टर B। लेकिन जब हमने इनको डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिखा तो ये हमको मिला कि ये है आपका यूनिट वेक्टर। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, जो कि अपने को बोला था कि यहां पर क्या बोला जा रहा है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है। लाइन L1 और L2 इन दोनों पर परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे, ये बोला है हमको कि ये रहेंगे। तो ऑब्वियसली यही रहेंगे, ये आ गए हैं। देखो आप देखो यहाँ पर ये आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, जनरली जिनको हम L M N बोलते हैं। तो ये आ गया पूरा L, ये आ गया पूरा M और ये आ गया आपका N, ठीक है। तो चाहो तो लिख दो यहाँ पर, सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ line which is perpendicular to both line L1 and L2। सो मैं डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस लिख देती हूँ। ये होगा आपके M1 N2 माइनस M2 N1, ये पहला आ गया। दूसरा लिख देती हूँ यहाँ पर L2 N1 माइनस L1 N2। अब देखो इसको आप चाहो तो ये N1 L2 N2 L1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट क्या है अपना L1 M2 माइनस L2 M1, और यही अपने को शो करना था। आ गया अपना आंसर नहीं, आई मीन शो करना था, अपन ने कर दिया। तो M1 N2, देखो जरा ध्यान से, M1 N2 माइनस M2 N1। फिर दूसरा है N1 L2, तो हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ बस, N1 L2 तो L2 N1 लिखा है, और L1 N2, ठीक है। फिर ये क्या है L1 M2 L2 N1, तो ये आ गया L1 M2 L2 M1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कर दिया अपन ने, हेंस प्रूव्ड, खत्म। लीजिए ऐसे चाहो तो इधर लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। देखो अगर इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल समझना है तो कुछ मत करो, आपको क्लियर पता है कि L1 M1 N1 पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। दोनों जो वेक्टर इससे बनेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जो भी वेक्टर आएगा उससे जो भी आपको आई जे के कोफिशिएंट मिलेंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइन ही रहेंगे इनके परपेंडिकुलर वेक्टर के। लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट था जो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं लेकर गई, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। आप खुद देख रहे हैं ये L1 M1 N1, ये L2 M2 N2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपने कर दिया तो जो वेक्टर आया उसी से आपको L M N की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें नया नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। भाई डायरेक्शन रेशियो आपके पास है तो आराम से दोनों लाइन के बीच का आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 ले लेते हैं पहली लाइन को। इसके डायरेक्शन रेशियोज A1 A है, B1 B है, C1
सी है। ओके, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2, दूसरी लाइन जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे आपके A2, ठीक है, B2 और C2 क्या क्या है लिख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा आपका B माइनस सी, ये हो गया C माइनस ए, और ये हो गया A माइनस बी। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले तो अपन ने डायरेक्शन रेशियो लिख लिए। अब डायरेक्शन रेशियो अगर दो लाइन के अपने को पता है तो आराम से अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने का। सो फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल अपन फाइंड करते हैं किससे, कॉस थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट, और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है अपने पास सीधा सीधा, अगर अपने पास डायरेक्शन रेशियोज हैं दोनों लाइन के तो, ठीक है, वैल्यू रखो, दैट्स इट। सो देखो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू A1A2। सो A1 क्या है अपना A, A2 क्या है B माइनस सी, तो A इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ लिख देते हैं A इंटू बी माइनस सी प्लस B1 B2। सो B1 है B और B2 है C माइनस है, तो B इंटू सी माइनस ए, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने B इंटू सी माइनस ए प्लस C1 अपना क्या है C और C2 है A माइनस बी, तो C इंटू ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा C इंटू ए माइनस बी, दैट्स इट। डिनोमिनेटर में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा A1 की जगह पे A, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और A2 है अपना B माइनस सी का स्क्वायर, फिर यह C माइनस ए का स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको हमारा थीटा मिल जाएगा दोनों लाइंस के बीच का। सो ये हो जाएगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू, सबसे पहले न्यूमरेटर में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, A का इधर, B का इधर और C का इधर। सो करते हैं तो A का B में, तो ये हो जाएगा देखो AB माइनस AC, B का करेंगे तो ये हो जाएगा BC माइनस BA लिख लो या AB लिख लो, और CA माइनस BC, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट का देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को आप चाहो तो यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर दो, लेकिन उसके पहले न्यूमरेटर को अगर आप देखें तो ये प्लस के AB से माइनस का AB कैंसिल, ठीक है, और माइनस के AC से प्लस का AC कैंसिल, प्लस के BC से माइनस का BC कैंसिल, मतलब न्यूमरेटर में तो कुछ बचा ही नहीं है, न्यूमरेटर में बचा सिर्फ जीरो, और जीरो अपॉन समथिंग जीरो, बात ही खत्म हो गई भाई। चलो उसको पूरा तो खैर लिख ही देते हैं। सो ये अपना क्या है, B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग जीरो। अब cos की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ लिख देंगे कि cos थीटा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा cos, एक मिनट, cos 90 डिग्री, भाई cos 90 तो जीरो होता है, ठीक है। सो यहाँ से आपको थीटा मिल गया 90 डिग्री, और ये आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, राइट। चलें आगे, चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बात को समझिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमको, कि हमको एक लाइन की इक्वेशन बताना है जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास हो रही हो। तो आप एक बात बताइए कि इस तरीके से आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सीधी सी बात है कि ये जो भी लाइन है ये खुद एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब हमको इसकी इक्वेशन यहां पर बतानी है, लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज तो कि अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप यूनिट वेक्टर देखते हैं तो क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, y के अलोंग j कैप और z के अलोंग k कैप। तो हमको x एक्सिस जो है उसके पैरेलल लाइन बतानी है जो ओरिजिन से पास हो रही हो। तो सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो अपन फाइंड करेंगे, उससे अपने को इसके डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो अपने को पता है, सो अपन ने यहाँ पे लिख लिया कि आई कैप होता है। लेकिन अगर इसको अपन प्रॉपर वे में लिखें, आई कैप जे कैप के कैप, तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो
तो सीधी सी बात है, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में आई, जे और के के जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपने डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, राइट। सो यहां से अपने को एक्स एक्सिस के यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे इसके, तो यहां पर लिख देंगे अपन सॉरी राइट, तो यहां पर लिखेंगे अपन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो जाएंगे एल अपना हो गया 1 और m हो गया 0 और n हो गया 0। कहने का मतलब सीधा सीधा 1 0 0, राइट। सो अपने को ये चीज मिल गई। अब हमको बोला गया है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब 0 0 0 से पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है यहां पर अपन लिखेंगे, सो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी 0 0 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहली चीज तो एक जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का, अपन वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपना, x माइनस x1 अपॉन, आप चाहो तो a b c लिख लो, अगर अपने पास डायरेक्शन कोसाइंस है तो अपन l m n लिख लेते हैं। तो x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n, राइट। जो फॉर्मूले का वीडियो जिसमें हमने 11 चैप्टर के सारे फॉर्मूले देखे, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस रेशियोज अपने पास है तब भी ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस है तो यहाँ पर एल एम एन से भी लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर वैल्यू रख दो, देखो किस पॉइंट से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो x1 भी 0, y1 भी 0, z1 भी 0, तो इन तीनों की जगह पे आ जाएगा 0 0 0। तो ये हो जाएगा, देखो आपका x माइनस 0 अपॉन l कितना है अपना 1, ठीक है, फिर y माइनस 0 m कितना है 0 और z माइनस 0 n कितना है 0, राइट। अब देखिए एक चीज, इसको अपन प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, तो x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 0 इक्वल टू z अपॉन 0, और ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब यहाँ पर ये गलती नहीं कर देना है अपने को, क्या कि y अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, नहीं भाई, यहाँ पर ये इक्वेशन को लिखने का तरीका है, यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये जो है ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट। और यहां पर जिस पॉइंट से ये पास हो रहा है, क्योंकि x माइनस समथिंग वो 0, y माइनस समथिंग वो भी 0, z माइनस समथिंग वो भी 0, मतलब 0 0 0 से ये लाइन पास हो रही है। सो इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर। ओके, सो आई होप बात क्लियर हुई होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखेंगे। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी बी दिस दिस एंड दिस, देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने को दिए हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब ये अपना ए हो गया, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है देखते हैं। सो हमसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए बी और सी डी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो यहां पर देखो एंगल फाइंड करने के लिए जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वही फाइंड करो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या बोला गया है कि ए बी और सी डी के बीच का एंगल फाइंड करो, तो जो ए बी है उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लो, सी डी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो, फॉर्मूला लगा दो, एंगल मिल जाएगा दोनों के बीच का, राइट, सिंपल। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हमको ए बी और सी डी इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, सी डी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। सो यहां पर अपन लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, तो ये हो जाएगा A1 B1 C1, ठीक है, ये अपन फाइंड करते हैं। तो ए बी, ध्यान दो, ये आपका ए है, ये बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का, x2 माइनस x1 ए मिल जाएगा, y2 माइनस y1 बी मिल जाएगा, z2 माइनस z1 सी मिल जाएगा, दैट्स इट। सो देखिए 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 आपका 4, तो आ गया, लीजिए, तो ये आ गया 3, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, ठीक है। अब किसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे भाई, अब अपने को बोला है सी डी भी अपने को फाइंड करना, तो सी डी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, राइट। सो ये आ जाएगा आपका A2, ये B2, ये C2। चलो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। सो A2, तो देखो ये है आपका C, ये है आपका D, तो यहां पर भी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, राइट। फिर 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, फिर इसके बाद 2 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कि 8। सो ये हो गया आपका 8। तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, फॉर्मूला लगा दो, दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लो। सो यहां लिखेंगे एंगल
बिटवीन लाइन्स ए बी एंड सी डी। सो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। फॉर्मूला अपने पास है cos थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर लीजिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आपको मिल जाएगा एंगल। सो यहाँ पर ये हो गया cos थीटा इक्वल टू A1A2। तो सबसे पहले देखो A1A2, तो A1A2 3 इंटू 6, 3 6 ये हो गया 18 प्लस यहाँ पर भी 3 6 18, सो ये आ गया 18 प्लस 4 8 32, तो ये हो गया 32 अपॉन रूट यहाँ पर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो A1 क्या है 3, B1 भी 3 और ये 4, 3 3 9, 3 3 9, 4 4 16, राइट। सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं अपन तो फॉर्मूले में। फिर A2 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 6 36, ये भी 36, 8 8 64, बस सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 68, राइट। और ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा आपका 136, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दें, तो ये 68 तो अपना एज इट इज, अगर इसका स्क्वायर रूट अपन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2, ठीक है। 136 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, एक मिनट थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं अपन, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दें, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अपन यहाँ पर काम बना सकते हैं। 17 और 17 का पेयर बन गया तो एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है, ये हो जाएगा 68 अपॉन 17 इंटू 2 इंटू 2। ओवरऑल देखा जाए तो देखो ये भी आपका 68 हो जाएगा, तो 68 से 68 कैंसिल। कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू 1, और cos थीटा 1 कब देता है 0 डिग्री पे, सो यहां से थीटा आ गया आपका 0। सो इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर, राइट। बात समझ में आ गई। इस तरीके से काम करना है। क्या बोला गया है, जो अपने से पूछा गया सिर्फ उतने के लिए काम करो, उसमें उससे ज्यादा एक्स्ट्रा अपने को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में पहले से बोला गया, ध्यान दीजिए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा के की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक सीधी सी बात बताइए कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 हो जाता है इक्वल टू 0, ये कंडीशन पड़ी थी, राइट। सो बस अगर वही कंडीशन यहां पर अपनी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, और उसी का यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको दोनों लाइन दिख रही हैं तो आराम से हम यहां से डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेंगे। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये रहे, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये रहे, बस कंडीशन अपने को पता है परपेंडिकुलर की, लगाइए और के की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो चलो, सो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 1 के डायरेक्शन रेशियो, 2 के डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, ये क्या है अपना A1, B1 और C1, तो ये क्या है -3 2K2, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेकंड वाली में अपने को मिलेगा A2, B2 और C2, सो ये क्या हो जाएंगे अपने 3K1 और -5। अब क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये अपने को गिवन है, तो उसी कंडीशन का यूज करके हम K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। सो यहाँ लिखेंगे कि सिंस लाइन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दिया है। वैल्यू रखिए A1A2, तो A1 3 है, A2 3 के है, तो 3 3 9, माइनस का 9 के, तो ये हो जाएगा -9K, ठीक है। B1B2 तो 2K और 1, तो ये तो 2K ही हो जाएगा, सो ये 2K हो गया। C1C2, C1 है 2 और C2 है -5, माइनस प्लस माइनस -5 2 10, सो ये हो गया -10 इक्वल टू 0, राइट।
तो देखो 9 के 2 के हो जाएगा माइनस का 7 के, 10 उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा -10/7। के की वैल्यू बतानी थी जो कि आ चुकी है, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अब देखिए यहां पर अपने को क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है, वेक्टर इक्वेशन। क्लियर बोला गया है कि अपने को वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अब एक बात को समझिए, हमने किस तरह की लाइन पढ़ी है, मतलब अगर हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो अपने पास एक पॉइंट हो या फिर उसके पैरेलल अपने को एक वेक्टर दिया जाता है, पहला तरीका। दूसरा ये कि या तो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो, तो अब दोनों में से कौन सा आपको दिख रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट है, मतलब पैरेलल अपने को एक वेक्टर यहां पर मिलना चाहिए, बट पैरेलल कोई वेक्टर तो नहीं है। लेकिन पैरेलल होने के लिए यानी डायरेक्शन के लिए अपने को एक चीज दी गई है कि जो भी अपनी लाइन है ना वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, यानी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब कि ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसी से अपने को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, इस पॉइंट से पास हो रही है और डायरेक्शन अपने को इस प्लेन से कहीं ना कहीं से मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे हैं कि ये प्लेन है, ठीक है। और अगर इस प्लेन की इक्वेशन की बात करें, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर आर और ये आई कैप प्लस 2j कैप -5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको प्रॉपर तरीके से लिखें तो वेक्टर आर डॉट यहाँ पर वेक्टर एन इक्वल टू अपना ये डी होता है, ठीक है। यानी ये जो 9 है ना ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, उसका अपने को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये जो n होता है ये क्या होता है, ये जो अपना प्लेन होता है इसके लिए ये नॉर्मल है, राइट, इसके लिए ये नॉर्मल है। तो कहने का मतलब कि प्लेन पर ये जो n है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अपने को जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन भी प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो प्लेन पर अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं मतलब वो पैरेलल होंगी कि नहीं, बस हमको यहां पर इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, लेकिन उसके लिए अपने को पैरेलल कोई वेक्टर नहीं दिया गया, लेकिन अपने को प्लेन दिया गया है। और प्लेन में ये जो n है यही जो है ये अपनी लाइन के पैरेलल होगा और इसी से अपन इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये जो अपनी लाइन है ना जो 1 2 3 पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन के लिए ये इसके पैरेलल है। तो जैसे अपन फॉर्मूले में देखते थे वेक्टर बी का काम करेगा अपना n वेक्टर। तो आई होप बात समझ में आई होगी। अब प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपना यहां पर जो अपनी जो लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। सबसे पहले इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट से पास हो रही, उस पॉइंट को जो है वो अपन ले लेते हैं कि वो पॉइंट ए है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और वो पॉइंट अपन ने ले लिया ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, ठीक है। तो इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ओ ए, जिसको कि अपन वेक्टर ए से शो करते हैं, और इसको वेक्टर को अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप। ये कैसे आया भाई, अपने को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसी से अपन ने इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट, ठीक है। तो अब अगर बात करी जाए तो यहां पर जो अपनी लाइन है वो इस प्लेन के पैरेलल है, तो यहां पर लिखेंगे एंड लाइन को अपन क्या नाम दें, लाइन एल ही ले लेते हैं, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई जिस प्लेन पर अपनी लाइन परपेंडिकुलर है वो प्लेन है अपना वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप -5k कैप, और ये प्लस का जो 9 है इसको अपन उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा अपना -9। अगर इसको अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा आर डॉट या अपना n इक्वल टू डी, ठीक है। तो अब एक चीज का ध्यान दें, ये क्या होता है अपना नॉर्मल, या फिर इसको डी ना लिख के अपन चलो ठीक है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी में अपन लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आप एक चीज का ध्यान दें, ये जो n वेक्टर है
ये प्लेन पर खुद देख रहे हैं आप परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो ये देखो आप खुद क्लियर देख रहे हैं कि क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहां लिखेंगे सो वेक्टर n, ठीक है, इज पैरेलल टू द लाइन l, जो अपनी लाइन है जिसकी इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है वो अपने वेक्टर n के पैरेलल होगा, ठीक है, जो अपने को प्लेन से मिला है। यानी कहने का मतलब इस तरीके से लिखते हैं अपन इसको प्रॉपर। सो वेक्टर n पैरेलल टू l एंड वेक्टर n अपने को क्या दिया है, वेक्टर n जो है वही अपना वेक्टर b हो जाएगा जो अपन जनरली फॉर्मूले में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ओके। तो यहां लिख देंगे सो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू, जो पॉइंट है वो लिख लेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b और यहाँ r इक्वल टू, ये अपना स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन का। तो बस वैल्यू इसमें रख दो, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा, देखो वेक्टर आर अपना एज इट इज, वेक्टर ए क्या था अपन ने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ओ ए वेक्टर जो है, जो ए पॉइंट दिया इसका पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ये हो जाएगा अपना देखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा, और जो वेक्टर b है वो अपने को कहाँ से मिला, जो अपना वेक्टर n था ना, ठीक है, प्लेन में, वही अपना हो जाएगा क्योंकि वो और अपनी लाइन पैरेलल है। सो यहाँ पर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और यही है आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख के करना है, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन। देखिए सबसे पहली चीज तो 2022-23 में प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज हम पूरी कर रहे हैं। बाकी डिटेल में तो अपन ने सब कुछ पढ़ा है, डिटेल में अपन पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। तो हमको ये बोला जा रहा है कि हमको प्लेन की इक्वेशन बताना है जो कि इस पॉइंट ए बी सी से पास हो रहा है और पैरेलल है इस प्लेन के। तो एक चीज का ध्यान दें, जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं, जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो इस पे जो n होता है, ठीक है, जो नॉर्मल होता है इसका, ऑब्वियसली वो तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, नहीं नॉर्मल तो सेम होना है इनका, ठीक है। मतलब ये जो चीज है ना ये तो सेम मिलेगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि अपने को जो गिवन प्लेन है वो लिखेंगे गिवन प्लेन वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये प्लेन की इक्वेशन अपने को दी है, ठीक है। अब अपन लिखेंगे एंड नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन 1, पैरेलल टू प्लेन 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया कि एक मिनट, इस तरीके से अगर इस पे बात करें, इस पे जो भी परपेंडिकुलर है यानी इसका जो नॉर्मल है वही सेम इस प्लेन का नॉर्मल रहेगा क्योंकि दोनों प्लेन जो है ये पैरेलल हैं। तो यहां पर हो जाती है बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन है वो हो जाएगी वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू d, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अब सीधी सी बात है कि अगर इस प्लेन की इक्वेशन हमको चाहिए तो ये d की वैल्यू भी तो चाहिए,
राइट। तो इस डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब अगर वेक्टर आर की बात करी जाए तो ये होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। लेकिन हमको ये भी तो बोला गया है कि ये जो प्लेन है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी सी से। तो एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे बी, जेड की जगह पे सी, क्योंकि ये ए बी सी पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, राइट। तो चलिए इसका यूज करेंगे अपन। सो आर की जगह पे अपन लिख लेंगे यहाँ पर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्योंकि ए बी सी से पास हो रहा है ना प्लेन, ठीक है। और ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू डी। आप डॉट प्रोडक्ट करते तो आपको नहीं आता, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी। तो यहां से अगर आप क्लियर देख पा रहे हैं तो ये जो डी है इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं रह गया, आखिरी काम रह गया है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप वैल्यू रख दें डी की तो आपको वेक्टर इक्वेशन मिलेगी उस प्लेन की। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो यहाँ लिख दो आप भाई कि फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर वैल्यू रख दो वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू डी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से आपको मिल जाती है आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी एंड पैरेलल टू गिवन प्लेन 1। तो इस तरीके से ये मिल गई आपको इक्वेशन किसकी, प्लेन की। अब देखिए ये वेक्टर इक्वेशन है, अगर कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो आर है इसकी जगह पे अगर आप लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपना एज इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी मिल जाएगी। सो यहाँ पर फिर से वही बात है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो बनी होता है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो जो अपना आंसर है, एक तो देखिए ये तो आपका वेक्टर फॉर्म आ गया है, राइट, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म आ गया है, और ये आ गया है आपका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो जो भी ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया, ये भी एक आंसर आ गया, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म आ गया है प्लेन की इक्वेशन का, राइट। तो इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर, ठीक है। और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में हालांकि और भी क्वेश्चन रह गए हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ तक अगर आए हैं तो ऑब्वियसली बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।